नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम 67th बीपीएससी के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और 67th बीपीएससी में हम प्रीलिम्स के हिसाब से यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है इसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसके दो पार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने मेनली एक्सपेंशन एंड टाउनशिप के बारे में देखा था। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमने इकोनॉमी और सोशल लाइफ के बारे में देखा था। जो अभी हमारा थर्ड पार्ट है और ये आखिरी पार्ट भी होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन का, जिसमें बाकी के टॉपिक्स यानी कि इधर आपको रिलीजियस बिलीव्स, एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्क्रिप्ट और द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये 5 टॉपिक आपको इस सीरीज में या फिर इस पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इसके बाद आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा। देन विल स्टार्ट आपको ऋग वैदिक टाइम और वैदिक टाइम एंड लेटर वैदिक टाइम ऑल्सो। ओके, तो अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, 3 महीने है। ओके, भले अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जैसा न्यूज़ है कि उसके अकॉर्डिंग 20 नवंबर के आसपास आपका एग्जाम होने वाला है। ओके, तो उसकी हम वेट नहीं करते हैं, इसलिए आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ओके, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं हम। सबसे पहले रिलीजियस बिलीफ के बारे में देखेंगे। ये सब ट्रेड वगैरह हम लोग, इकोनॉमी, ये सब बरियल्स के बारे में भी कर चुके थे। तो रिलीजियस बिलीफ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो यहाँ पर देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत सी चीजों की पूजा की जाती है, वर्शिप की जाती है, चाहे वो नेचर हो या फिर चाहे वो नेचर में फायर्स, ट्रीज, वाटर, एनिमल्स। ओके, इन सब की पूजा की जाती है। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे आइडल्स वगैरह मिले हैं, यानी कि मूर्तियां भी मिली हैं यहाँ पर, जो मल्टी गॉड्स का यहाँ पर वर्शिप किया जाता था। मल्टी गॉड्स मतलब गॉड्स के साथ गॉडेस भी थी डेफिनेटली, जैसे कि मदर गॉडेस के कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। एक मूर्ति मिली हुई है हड़प्पा से। ओके, वो क्या है? मदर गॉडेस की है। तो गॉड के साथ साथ गॉडेस की भी यहाँ पर पूजा की जाती है। तो मल्टीपल चीजें आपको देखने को मिलती है। तो वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपको आइडल्स फ्रॉम हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, इसके अलावा भी अन्य जो प्लेसेस हैं वहां से आपको देखने को मिली हुई है। तो मदर गॉडेस इज एक्चुअली गॉडेस ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स एंड सिंबल ऑफ फर्टिलिटी। ओके, तो मदर गॉडेस का आप देखेंगे कि उनके फिगर्स या उनका जो बॉडी है वहां से एक पेड़ निकला हुआ है, ट्री निकला हुआ है। तो इनको सिंबल ऑफ फर्टिलिटी के तौर भी ट्रीट किया जाता है या फिर माना जाता है। तो वर्शिप ऑफ गॉडेड मदर गॉडेस यानी कि गॉडेस ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड ऑल्सो सिंबल ऑफ फर्टिलिटी, जो कि हमारे पास और मोहनजोदड़ो इसके अलावा भी और प्लेसेस से मिलती है। वर्शिप ऑफ पशुपति, इस समय के सबसे मेन डायटी की अगर बात करें या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट डायटी की बात करें जिनकी पूजा की जाती है, वो है पशुपति। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पशुपति का कंपैरिजन किया जाता है। ऋग्वैदिक के रुद्र थे, उसके बाद शिवा का जो कॉन्सेप्ट आता है, तो इनको प्रोटो शिवा भी कहा जाता है। लेकिन अभी वेल एस्टेब्लिश ये नहीं है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। पशुपति जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में थे, ये मेनली क्या थे कि जो एनिमल्स के गॉड के रूप में इनको जाना जाता है। लेकिन जब ऋग्वैदिक टाइम पर अगर हम रुद्र को देखें, तो उनका जो इम्पोर्टेंस था वो अलग था। उनको एक विनाशक के तौर पर या फिर डिस्ट्रॉयर के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, तो इस तरीके से है। तो पशुपति अभी जो एनिमल के देवता थे, उस समय उनका जो डिजिग्नेशन था वो चेंज हो जाता है। तो पशुपति, जो कि आपको मोहनजोदारो से एक शिल्ड मिला हुआ है, मुहर है, जिस पर आपको ये देखने को मिलता है, एक योगी के फॉर्म में इनका फिगर देखने को मिलेगा इस मुहर पर। ओके, जिनमें 3 फेस और 2 हॉर्न्स हैं ये। ओके, यानी कि 2 सिंग है। इसके अलावा ये जो फिगर है, इसके चारों तरफ आपको एनिमल्स मिलेंगे। यहाँ पर 4 एनिमल्स मिलेंगे चारों तरफ आपको। इन 4 एनिमल्स के नाम आपको याद रहने चाहिए: एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बुफेलो। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। इसके अलावा 2 डियर भी मिलते हैं इन लोअर पोर्शन। लोअर पोर्शन कहने का मतलब ये है कि ये एक सिल है, यहाँ पर ये पशुपति है, चारों तरफ आपको इधर भी इधर आपको ये एनिमल्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो लोअर साइड है, इधर पैर के पास इनके, यहाँ पर आपको 2 डियर यानी कि हिरण भी देखने को मिलेगा। ओके, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस फिगर इज ऑल्सो कॉल्ड, योगेश्वर भी कहा जाता है या फिर इनको प्रोटो शिवा के नाम से भी जानते हैं, प्रोटो शिवा।
जो बाद में शिवा के रूप में स्टैब्लिश्ड होते हैं, लेकिन फिलहाल हड़प्पन सिविलाइजेशन में शिवा के रूप में स्टैब्लिश नहीं थे। ओके, तो ये सारी चीज याद रखनी है। जैसा मैंने कहा कि एनिमल का नाम आपको याद रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ये गलत नहीं होने चाहिए। इसके अलावा वर्शिप ऑफ प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी, ओके, जैसे कि लिंगास या फिर फीमेल योनिस मिलती हैं, ये भी आपको कई जगहों से मिली हुई, जैसे हड़प्पा से, मोहनजोदारो से ये मिली हुई है। ओके, ये स्टोन से या शेल जो होती है, लाइक शंख वगैरह जो होती है, वो ये उनसे बनी हुई है। तो ये जो लिंगास या फीमेल यूनिस हुए, इसको वर्शिप ऑफ प्रोडक्टिविटी या फर्टिलिटी के तौर पर भी यहाँ पर बताया गया है कि फर्टिलिटी की भी यहाँ पर पूजा की जाती थी, जिसको लिंग के या योनि के रूप में उसको एस्टेब्लिश किया गया है। इसके साथ साथ वर्शिप ऑफ ट्रीज भी होती थी, कई तरीके के ट्रीज जो थे इनकी पूजा की जाती थी, लेकिन सबसे जो मेन यहाँ पर ट्री था वो था पीपल, जिसकी यहाँ पर पूजा की जाती थी। अगेन ये नाम आपको याद रखना है। वर्शिप ऑफ एनिमल्स एंड स्नेक, स्नेक नाग, जैसे हमारे यहाँ अभी भी नाग पंचमी होती है ना, उसी तरीके से उस समय भी आपको स्नेक्स या नाग की पूजा की जाती थी। तो एग्जैक्टली नाग पंचमी नहीं, लेकिन कहने का मतलब कुछ इसी तरीके का उस समय भी प्रावधान था जहां पर सांपों की पूजा होती थी। इसके अलावा वर्शिप ऑफ एनिमल्स की बात करें तो कई सारे एनिमल्स थे जिनकी पूजा यहाँ पर की जाती थी, लेकिन इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एनिमल आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेगा आपको हम्प्ड बुल। हम्प्ड का मतलब होता है कुबड़ा, जिसके पीठ पर इस तरीके से निकला होता है। आपने कोई सांड, या जिसको हिंदी में साड़ी कहते हैं ना, या जो बुल होता है उसके पीठ पर आप देखेंगे इस तरीके से ज्यादा निकला होता है, तो इसको हम हम्प्ड बुल कहते हैं। यहाँ पर यूनिकॉर्न नाम का भी एक एनिमल देखने को मिलता है, यानी कि राइनो, जिसका वन हॉर्न राइनो जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये भी यूनिकॉर्न, ये भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जो प्रोटोशिवा की हम बात कर रहे थे या पशुपति की बात कर रहे थे, उनके चारों तरफ जो भी एनिमल्स हमने देखा पिछले वाले स्लाइड में, उन सारे एनिमल्स की भी पूजा यहाँ पर की जाती है। ओके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो एनिमल थे वो हम्प्ड बुल थे, जिनकी पूजा यहाँ पर की जाती है। इसकी जानकारी भी हमें सील पर मिलती है, सील पर भी हम्प्ड बुल या फिर यूनिकॉर्न के इनकी आपको फिगर्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा फायर अल्टार्स भी मिले हुए हैं, कालीबंगन से लोथल से फायर अल्टार्स आपको मिलते हैं, यानी कि जिसमें हवन वगैरह किया जाता है ना, तो जिस तरीके का एक शेप बनाया जाता है आपको पता होगा, जिसमें हवन किया जाता है, तो इस तरीके का एक शेप में वहां पर अरेंजमेंट देखने को मिला है कालीबंगन एंड लोथल में। तो हो सकता है कि वहां पर कुछ इस तरीके का रिलीजियस जो अनुष्ठान वगैरह होते हैं, प्रैक्टिसेस वगैरह होती हैं, वो वहां पर की जाती होंगी। नो एविडेंसेस ऑफ टेम्पल्स एंड प्रिस्ट, पहले हम प्रिस्ट की बात करते हैं। वैसे आपको पता है कि एक आइडल मिला हुआ है जिसको प्रिस्ट के तौर पर दिखाया गया, या फिर जिसको प्रिस्ट किंग के नाम से भी जाना जाता है। ओके, लेकिन वैसे कोई ये वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है कि वो प्रिस्ट ही था। ओके, तो उसके बाद आप देखेंगे कि उस एक फिगर को छोड़ के उसके अलावा कहीं और भी इस तरीके का प्रिस्ट की तरह आपको और कोई आइडल्स वगैरह नहीं मिलते हैं। ओके, तो ये कह सकते हैं कि प्रिस्ट हो सकता है एक जगह पर रहा होगा, लेकिन और जगहों पर इसका कोई एविडेंस नहीं है। तो इसका मतलब कि यह है कि प्रिस्ट का उस तरीके से इनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, या फिर जो प्रिस्ट मतलब जो पुजारी होते हैं उनकी व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा हम टेम्पल्स की बात करते हैं तो यहाँ से कोई भी टेम्पल्स आपको नहीं मिला हुआ है। अभी तक जितने भी एग्जीबिशन हुए हैं प्लेसेस के, वहां से कोई टेम्पल्स भी नहीं मिले हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है कि प्रिस्ट और टेम्पल का अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। एक, जैसा मैंने कहा कि प्रिस्ट के नाम पर एक आपको आइडल मिलता है, लेकिन वेल एस्टेब्लिश नहीं है, और उसके जैसा और कहीं भी और दूसरे प्लेसेस पर नहीं मिला है, तो हम नहीं कह सकते कि वो प्रिस्ट का होगा, शायद और किसी का हो सकता है वो। दे बिलीव्ड इन आफ्टर डेथ लाइफ, मरने के बाद जो उसके बाद की जो जीवन होती है, जो दूसरे लोक में होती है, इसकी भी कॉन्सेप्ट इस समय थी, लोग विश्वास करते थे इस पर। इस वजह से आप देखेंगे हमने बरियल्स में देखा था ना, जो जब दफनाया जाता था तो उस समय लोगों के साथ कुछ बर्तन वगैरह, कुछ एनिमल्स, गोट वगैरह या फिर डॉग वगैरह को भी दफनाया जाता था, साथ में कुछ ज्वेलरी वगैरह भी दफनाई जाती थी। तो वो दफनाने का, बरियल्स का मतलब ये होता था कि बिलीव किया जाता था कि दूसरे लोक में ये जब जाएंगे तो वहां पर इन सब चीजों की उनको जरूरत पड़ेगी, तो इस वजह से उनके साथ इन सब सामान को भी रखा जाता था। ओके, तो आफ्टर डेथ लाइफ में ये बिलीव करते थे। साथ ही साथ दे ऑल्सो बिलीव्ड इन घोस्ट और बैड सोल्स। ओके, जो बुरी आत्माएं होती हैं या भूत प्रेत जो होते हैं,
उनमें भी इनका विश्वास रहता था। इस वजह से ये आर्मलेट्स पहनते थे, बाजू पर कुछ जंतर टाइप का पहना जाता है, आपने देखा होगा। तो ये सब सारी चीजें भी ये लोग पहनते थे। तो भूत प्रेत और बुरी आत्माओं पर, इन सब सारी चीजों पर भी इनका विश्वास था। ओके, तो ये सारी चीजें जो थी ये रिलीजियस अफेयर्स के अंडर्स में आती हैं। ये आपको याद रखना है, एग्जैक्ट है, पॉइंट टू पॉइंट है, आपको याद रखना और आसान भी रहेगा। इसके बाद स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो यहां पर हम देखेंगे कि जो सीटाडेल था या फिर लोअर हाउस था, लोअर टाउन था, उसमें हमने देखा था कि सीटाडेल जो था वहां पर मेनली इन्फ्लुएंशियल लोग रहा करते थे। शायद संभवतः वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के जो लोग थे वो रहा करते थे। वहीं जो लोअर टाउन था उसमें आम लोग रहा करते थे, किसान, लेबर, ओके, या बाकी के जो आर्टिसंस वगैरह थे वो रहा करते थे। तो सीटाडेल वाज रेसिडेंस ऑफ किंग। ओके, आपको ये भी देखने को मिलेगा कि मोहनजोदारो से एक किंग पैलेस जैसा भी कुछ मिला हुआ है सीटाडेल में। ओके, तो कहा जा सकता है कि ये राजा का घर या फिर इन्फ्लुएंशियल लोगों का घर होता होगा। मोहनजोदारो से एक प्रिस्ट किंग ऑर्डर मिला हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा कि प्रिस्ट की जो मूर्ति मिली हुई है मोहनजोदारो से, तो ऐसा भी कहा गया है कि वो प्रिस्ट किंग होगा। ओके, लेकिन बात ये है कि अगर वो प्रिस्ट किंग है तो उस किंग के अलावे जो और भी चीजें होती हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं, उसका एविडेंस नहीं मिलता है। अगर वहां पर किंगशिप थी, राजा या इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट अगर रहता है, तो इसके अलावे बड़े बड़े पैलेस मिलते हैं और उसके अरेंजमेंट उस तरीके से वहां पर और चीजें मिलती हैं। ओके, तो इस तरीके का और कहीं कुछ मिला हुआ नहीं है, और पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन में सिर्फ एक ही मोहनजोदारो में ही आपको ये आइडल आइडल मिली हुई है। तो अब यहाँ पर कई तरीके की बातें निकल के सामने आती है कि क्या जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो क्या एक स्टेट था। एक स्टेट इन द सेंस जैसे कि आज एक इंडिया एक कंट्री है और इनके बहुत सारी स्टेट्स हैं, तो क्या एक वो कंट्री की तरह था जिसके अनेक आपको प्लेसेस थे। तो ऐसा होगा तो हो सकता है कि एक किंग रहा हो उसका, या फिर डिसेंट्रलाइज था, यानी कि अलग अलग सब स्वतंत्र इंडिपेंडेंट प्लेसेस थे, तो फिर उनके अलग अलग होने चाहिए। ओके, तो अभी इसमें क्या है, डाउट है, तो इस वजह से हम नहीं कह सकते कि वो प्रिस्ट किंग ही था। इसके अलावा फिगर ऑफ सोल्जर्स ऑन अ पोट, ये आपको कोटडा से मिलता है, गुजरात से। ओके, एक बर्तन पर आपको सोल्जर का फिगर मिलता है। तो इससे एविडेंसेस मिलता है कि उस समय आर्मी वगैरह यानी कि सोल्जर का भी वहां पर कॉन्सेप्ट था और उनको मेंटेन किया जाता था आर्मी को। ओके, इसके अलावा जो ग्रेनरी थी ये एक स्टेट ट्रेजरी की तरह काम करती थी, यानी जो कोष होता है स्टेट का जहां पर पैसे वगैरह या फिर रखे जाते थे। तो ग्रेनरी एक्चुअली यहाँ पर क्रॉप्स वगैरह जो थे उनको इकट्ठा करके कलेक्शन करके रखा जाता था। तो उस समय मेटेलिक जो क्वाइंस होते हैं उसका तो कॉन्सेप्ट था नहीं। तो जनरली जो अनाज हुआ करती थी, क्रॉप्स वगैरह, उसी को एक रुपीस की तरह या फिर वेल्थ की तरह ट्रीट किया जाता था। ओके, तो ग्रेनरी भी यहाँ पर स्टेट ट्रेजरी की तरह काम करती थी, ये भी आपको सीटाडेल में थी। इसके अलावा हम बात करते हैं वन स्टेट विद डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। जैसा मैंने कहा कि एक पूरा स्टेट ये रहा होगा जो एक किंग के या एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में था, और इसके कई प्लेसेस थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़, कालीबंगन एंड सो ऑन। ओके, ये कैसे, इसका एविडेंस ये हम बात कैसे कह सकते हैं कि एक ही उसका पूरा ये एक स्टेट एक पूरा यहाँ पर देश के जैसा रहा होगा और उसके एक रूलर होंगे। क्यों, वाई, बिकॉज ऑफ अर्बन प्लानिंग। यहाँ पर देखेंगे कि पूरा का पूरा जो अर्बन एरिया प्लान किया गया था, ये पूरे प्लेसेस पर सब में आपको एक तरीके से आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, चाहे वो टाउन प्लानिंग में हो, ओके, चाहे वो स्ट्रीट के अरेंजमेंट में हो, चाहे नालियां बनाने में हो, यहाँ तक कि जो ईंट वगैरह होती थी, ब्रिक्स, उनके डायमेंशंस भी इक्वल होते थे। वहीं वेट एंड मेजरमेंट्स जो होते थे उन वो भी इक्वल्स होते थे। ओके, जो सील या मोहरे बनाई जाती थी वो भी लगभग एक जैसी होती थी। ओके, यानी उनका डायमेंशंस लगभग सेम होता था। तो जब इस पूरे इतने बड़े इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हर चीज अगर एक जैसी मिल रही है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो एरिया था वो एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रल के कंट्रोल में था, जिसके अंदर बहुत सारे और अलग अलग प्लेसेस हुआ करती थी। तो इससे ये एविडेंसेस मिलता है, जैसा आज का कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट में यही होता है ना कि एक हमारा इंडिया हो गया और इसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स। तो उसी तरीके से एक पूरा ये आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एरिया, इसके अंदर आप मोहनजोदारो, हड़प्पा, इस तरीके से बहुत सारी चीजें।
ट्रेड एंड कॉमर्स की व्यवस्था थी, ये हमने इकोनॉमी में भी देखा था। आर्टिशंस वगैरह होते थे जो कई तरीके के मेटल से चीजें यहाँ पर बनाते थे, चाहे वो पॉट्स हो, ज्वेलरी हो, ऑर्नामेंट्स हो। ओके, तो ये सारी चीजें चलती थी, तो इसको हम देख चुके हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें कि इस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट होता है, तो अगेन देखेंगे कि केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र की भी नॉलेज भी थी इनको, मेटलर्जी, मेडिसिन की व्यवस्था थी। यहाँ पर ऑपरेशंस भी किए जाते थे। ऑपरेशन इन द सेंस जो शल्य चिकित्सा होती है ना, बॉडी का ऑपरेशन किया जाता है किसी बीमारी के बाद, तो उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर थी और ये किया जाता था। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ आपको मिला हुआ भी है, जैसा कि यहाँ पर देखेंगे कि कालीबंगन एंड लोथल से क्या है कि ऑपरेशन ऑफ ब्रेन एविडेंसेस, यानी कि ब्रेन का ऑपरेशन हुआ, ऐसा कुछ वहां पर एक ब्रेन का स्केलेटन मिला हुआ है जो कालीबंगन एंड लोथल से थी। इसका मतलब ये भी प्रूव करते हैं कि वहां पर ऑपरेशंस की भी यहाँ पर व्यवस्था थी और लोगों को शल्य चिकित्सा के बारे में भी जानकारी थी। साथ ही साथ टीन और कॉपर को मिला के जिंक बनाए जाते थे और इन कॉपर जिंक से बाकी बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी जिसको हम पहले देख चुके हैं। वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम वहां पर था। आपको पता है कि वेट के लिए आपको 16 के मल्टीप्लिकेशन में होता था। ओके, मेजरमेंट वगैरह इन लोगों को डेसिमल की जानकारी थी, दशमलव की जानकारी थी। इसके अलावा अलजेब्रा, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी की भी इनको जानकारी थी। साथ ही साथ ये जो वेदर या क्लाइमेट होता है इसका भी आइडेंटिफिकेशन या प्रोडक्शन करते थे ये लोग। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स। तो जो ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, या प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, उनके मूवमेंट के बेसिस पर भी ये लोग क्लाइमेट या वेदर को प्रिडिक्ट करते थे। ये तो हाल फिलहाल तक हमारी जो पिछली पीढ़ी है तब तक होता रहा, या उसके आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे उनकी पीढ़ी तक ये होता रहा है। तो ये तो बहुत हाल फिलहाल तक की भी बात है। इसके अलावा आप देखेंगे कि डिफरेंट डिजीज एंड देयर ट्रीटमेंट्स, इसके बारे में भी इनको काफी जानकारी थी। तो मेनली आयुर्वेदा जो था उस समय काफी डेवलप था, आयुर्वेदिक के बहुत सारी मेडिसिन के बारे में इनको जानकारी थी। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी के अंडर में आपको डेवलपमेंट होता है। सीधे 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 बहुत आपको पॉइंट्स है यहाँ पे। अगर आपको ऑप्शन में आता है तो बिल्कुल ऐसे ही आएगा और आपको ऐसे ही करना है। स्क्रिप्ट के बारे में जानकारी हम लें यहाँ पे। तो स्क्रिप्ट थी, वहां पर लिखी जाती थी, लोगों को लिखने का ज्ञान था, लिटरेसी थी, लोग पढ़े लिखे उस समय थे। ओके, और जो स्क्रिप्ट हुआ करती थी वर्ड्स और सिंबल को मिला के बनती थी, यानी पिक्टोग्राफी टाइप की वो स्क्रिप्ट भी हुआ करती थी। लेकिन अभी तक सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अभी इस स्क्रिप्ट को हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, यानी कि पढ़ नहीं पाए हैं। इस वजह से स्क्रिप्ट से जो हमें नॉलेज मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाई है। तो हमारे जो नॉलेज है वो मेनली आर्कोलॉजिकल रिमेन्स के बेसिस पर अभी तक बनाए गए हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन का एंड कैसे होता है? अगेन यहाँ पर बहुत लोगों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग तरीके से लोग कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि फॉरेन अटैक हुआ, जैसे कि ऋग्वैदिक टाइम में आपको जो आर्यंस आते हैं उन्होंने इन पर अटैक किया जिसकी वजह से सिविलाइजेशन खत्म हो जाता है। साथ ही साथ कुछ कहते हैं नेचुरल रीजन्स रहे होंगे, उस एरिया में फ्लड आया होगा। ओके, फ्लड आया या फिर ड्राउट वगैरह आया होगा जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो पूरा का पूरा एरिया खत्म हो गया, फ्लड की वजह से पूरा एरिया बह गया। आप मोहनजोदारो जब मूवी देखेंगे तो उसमें जो मोहनजोदारो शहर है दिखाया गया है वो फ्लड के थ्रू खत्म होते हुए दिखाया गया है। बट इट इज एग्जैक्टली नॉट ट्रू कि कैसे खत्म हुआ ये कोई नहीं जानता है, बस प्रोडिक्शन है कि ये हुआ होगा। ओके, ड्रॉट की वजह से प्रोडक्शन वगैरह कम हो गया, तो इकोनॉमिक रीजंस भी है। जैसे मैंने कहा कि ड्रॉट की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हुआ तो लोगों की इनकम वगैरह कम हुई, या अर्बन जो कल्चर था वो धीरे धीरे डिटोरिएट होने लगा। एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इनएफिशिएंट हो गया। पहले आप देखेंगे जो कि अर्बन प्लानिंग की गई थी वो उसमें आपको सिनर्जी देखने को मिलती है, सिमिलैरिटी पूरे के पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन के प्लेसेस में देखने को मिलती है। अब ये धीरे धीरे खत्म हो गई। तो धीरे धीरे क्या था कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि एक अर्बन सिविलाइजेशन की था, ये धीरे धीरे रूरल सिविलाइजेशन में कन्वर्ट होने लगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीजें खत्म हो गई अर्बन फीचर्स की, कुछ चीजें चलती रही जैसे कि पोर्ट्स वगैरह थे वो चलते रहे। ओके, बट बेसिकली ओवरऑल एक पूरा का पूरा जो अर्बन कल्चर था वो खत्म हो जाता है और रूरल कल्चर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आर्यंस वगैरह आते हैं तो फिर आर्यंस के साथ ये मिलने लगते हैं। तो ये हमारे यहाँ की इंडिजिनस पीपल थे जिनको बाद में आर्यंस ने दस्यु के नाम से कहा, और इनको लो कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाता था। तो वो हम आगे पढ़ने वाले हैं वैदिक और
लेटर वैदिक पीरियड में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये आपका था हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, इसमें सारी चीजें मैंने टॉपिक वाइज लिखी है, तो इतना ही आपको पढ़ना है और इसमें कोई आपको कुछ नहीं पढ़ना है। बिहार के कंसेप्ट में हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ होता नहीं है, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन मेनली आपको जो वेस्टर्न इंडिया था या वेस्टर्न इंडिया का सब कॉन्टिनेंट था वहीं पर है। जनरली बिहार के साइड या उधर पूर्वी यूपी की तरफ इसका इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिलता है, तो जनरली बिहार स्पेशल से यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ओके, ये याद रखिएगा, बिहार स्पेशल से जनरली आपको क्वेश्चन उत्तर वैदिक यानी कि लेटर वैदिक टाइम से आते हैं। ऋग वैदिक टाइम पर भी बिहार में आपको कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो इस तरीके से आपको हमारा जो ये चैप्टर है हड़प्पन सिविलाइजेशन ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम मिलेंगे वैदिक कल्चर के साथ। थैंक यू एंड गुड लक।